आज हमारे चैनल सोच और खोज में एक बेहद ही खास शख्सियत और बड़े ही डायनेमिक व्यक्तित्व के धनी श्री नरेंद्र कुमार जी का हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका परिचय मैं अपने दर्शकों से करा दूं। आप भाषा के चितेरे न केवल हिंदी साहित्य वरन इंग्लिश लिटरेचर पर भी उतना ही कमांड है जितना आपका हिंदी साहित्य पर, और न केवल साहित्य बल्कि साइंस में फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, उन सारे विषयों पर आपके बेहद अच्छे पकड़ है। आप वर्तमान में भारत सरकार के अंतर्गत आने वाले सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में असिस्टेंट डायरेक्टर के पद को सुशोभित कर रहे हैं। जी हाँ, सहायक निदेशक राजभाषा, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार। ये आपका वर्तमान पद, प्रतिष्ठा और परिचय है। लेकिन मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आप बड़े ही कम उम्र में लगभग आधा दर्जन नौकरियों को आपने छोड़ा है, जिसमें कुछ को ज्वाइन किया और कुछ को बिना ज्वाइन किए ही आगे बढ़ते गए। जैसे आप 4 वर्ष तक शिक्षक के तौर पर डीएवी में अपना सेवा दिए, फिर बैंक में एज ए बैंक मैनेजर भी रहे, वहाँ से रिजाइन मारकर आप जहाँ वर्तमान में हैं वहाँ पर है। तो आज आपसे मेरा विशेष तौर पर बात करने का जो विषय है वो छात्र है, क्योंकि आप भारत सरकार के असिस्टेंट डायरेक्टर ही नहीं बल्कि एक बहुत ही सुलझे हुए और विद्यार्थियों के मन में रमने वाले, रचने वाले, बसने वाले और उनकी सफलता की इबारत लिखने वाले एक बड़े ही सफल शिक्षक भी आप रह चुके हैं। बोर्ड जिसे मैट्रिक की परीक्षा बोलते हैं आने वाला है। भारत आज विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर है, विकासशील माना जाता है। भारत की बुनियाद, भारत का भविष्य वर्तमान के किशोरवय और नौजवान है, और बोर्ड बच्चों का एक वैसा पायदान होता है जहां से वो नई दुनिया देखने चलते हैं। अकादमिक क्षेत्र में, एकेडमिक सेक्टर में ये पहला पायदान है जो बच्चों के लिए बड़ा मायने रखता है। तो मेरा पहला प्रश्न नरेंद्र जी आपसे ये है कि बोर्ड के विद्यार्थियों को कैसे पढ़ना चाहिए और कैसी दिनचर्या होनी चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकें और कम से कम तनाव में रह सकें। जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे या मेरे जैसे नाचीज को ताकीद किया है। इतना महत्वपूर्ण मेरे लिए आप विचार रखते हैं, इसलिए आभार। बोर्ड का एग्ज़ाम है और निश्चित रूप से जैसे हमें 5वें तल्ले पर चढ़ना होता है तो हम पहला सीढ़ी पर चढ़ते हैं, फिर दूसरे, तीसरे, चौथे, ऐसे करते करते हम 5वें तल्ले तक पहुंचते हैं सीढ़ी के माध्यम से। तो बच्चों के लाइफ में या स्टूडेंट्स के लाइफ में बेशक बोर्ड का एग्जामिनेशन, 10th का एग्जामिनेशन उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, और यह पड़ाव उन्हें मंजिल तक भी पहुंचाएगा। आपने तनाव के बारे में भी चर्चा की। मेरे बारे में मैं पहले बता दूं कि मैं मार्क्स के माध्यम में, मार्क्स के जरिए अगर मुझे आप देखेंगे तो मैं मैट्रिकुलेशन 2nd डिवीज़न हूँ, ISC 2nd डिवीज़न हूँ, BA इंग्लिश ऑनर्स मेरा था, मैं 2nd डिवीज़न हूँ, MA इंग्लिश में 2nd डिवीज़न हूँ, MA हिंदी मैं 1st डिवीज़न हूँ, B.Ed मैं यूनिवर्सिटी टॉपर हूँ,
उसके बाद जहाँ मैं अभी काम कर रहा हूँ अनुवाद के क्षेत्र में, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। यानी कुल मिलाकर मेरा अनुभव एक मिश्रित अनुभव है मार्क्स के माध्यम में। लेकिन मैं यह कभी नहीं चाहूँगा कि मैं अगर मार्क्स नहीं लाया, मैट्रिक में कम मार्क्स लाया, तो आज के बच्चे भी कम मार्क्स लाएं, नहीं। लेकिन इसके साथ साथ इतना ज़रूर कहूँगा कि मार्क्स ही आपका जीवन है, ऐसा नहीं है। आप 10th में हैं, बोर्ड का एग्जामिनेशन देंगे आप, ठीक है, यह है। जब अगर 8 घंटा पहले आप पढ़ते होंगे तो आप 10 घंटा पढ़िए, 6 घंटा पढ़ते होंगे तो आज की तारीख में 8 घंटा पढ़िए। लेकिन बोर्ड का या मैट्रिक का या कोई एग्ज़ाम का मतलब यह नहीं होता है कि पहले आप मत पढ़िए और एग्ज़ाम के दौरान तनाव लेकर केवल पढ़िए ही पढ़िए, नहीं। हर एक दिन विद्यार्थी के लिए परीक्षा है, मैं स्पष्ट रूप से यह कहूँगा। और जो भी विद्यार्थी इसे सुनेंगे, विद्यार्थी के पेरेंट्स इसे सुनेंगे, या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चे इसे सुनेंगे, वे ये मान लें कि उनका हर एक दिन परीक्षा है। वे परीक्षा के दौर से रोज़ गुजरते हैं। एक दिन की तैयारी में कुछ भी नहीं होता। हम कहते भी हैं कि रोम इज़ नॉट बिल्ट इन अ डे, रोम एक दिन में नहीं बनता। अगर आज नरेंद्र आपके पास बैठा है तो मार्क्स चाहे जो भी आया होगा, लेकिन कुछ न कुछ पढ़ा है और उसकी परिणति इस रूप में हुई है। तो विशेष करके विद्यार्थियों के लिए तो मेरा यह सुझाव है ही कि आप अपने पढ़ाई का जो दायरा है उसको थोड़ा बढ़ाइए, मतलब घंटे के लिहाज से दायरा मैं कह रहा हूँ। और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए। उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप हेल्दी फूड लेकर पढ़िए। ये नहीं कि कुछ भी खा लिए या कुछ नहीं खाएं और रात रात भर पढ़ते जा रहे हैं, या कोई मतलब की चीज़ नहीं है। इससे कुछ भी होना जाना नहीं है। आप पढ़िए, पढ़ने के लिए पढ़िए, पढ़िए ज्ञान के लिए पढ़िए, पढ़िए मार्क्स के लिए पढ़िए, लेकिन कभी भी तनाव लेकर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक समय आएगा जब ये मार्क्स कागज़ के टुकड़े रह जाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। आपका जो ज्ञान जो है वही मायने रखेगा, परसेंटेज उतना मायने कभी नहीं रखेगा। हाँ, इसका तात्पर्य कभी भी इस रूप में आप मत लें कि ये मार्क्स ये परसेंटेज मायने नहीं रखते हैं। मायने रखते हैं, सब मायने रखते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मायने इस बात का होना चाहिए कि आपने अपने लिए कितना ईमानदारी से अपनी चीज़ों को निर्धारित किया है। क्योंकि व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। हमारे शिक्षक, हमारे पेरेंट्स, हमारा सोसाइटी भले हमें कुछ सुझाव दे, कुछ मार्गदर्शन दे, कुछ सिखा दे, लेकिन हम तब सीखते हैं जब हम सीखना चाहते हैं। लर्निंग मीन्स व्हाट? लर्निंग मीन्स मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर। जब तक हम खुद सीखने के लिए तैयार नहीं होंगे, जब तक खुद हम अच्छा मार्क्स लाने के लिए तैयार नहीं होंगे, जब तक कुछ हम जो किताबों में रखे हुए जो निर्जीव ज्ञान है उनको सजीव बना करके खुद के लिए और समाज के लिए और बाद में अपनी परीक्षाओं के लिए इस्तेमाल करना न सीख जाएंगे, तब तक न घंटा महत्वपूर्ण रखता, न परसेंटेज महत्वपूर्ण रखता, न क्लास में टॉप होना, न बोर्ड में टॉप होना कुछ मायने नहीं रखता। आप देखे होंगे कुछ बच्चे बहुत कम मार्क्स लाए, लेकिन चरैवती स्लोली ग्रेजुअली वे अपने मकाम तक पहुँचे जहाँ उन्हें जाना था। कुछ लोग अपने को खरगोश समझे, बहुत तेज़ी से उन्होंने दौड़ लगाया और अंत में चूँकि वे कंसंट्रेशन के साथ नहीं अपने लक्ष्य को निर्धारित किया था, इसलिए अपने गंतव्य तक, डेस्टिनेशन तक वे नहीं जा सके। इसलिए बिल्कुल तनाव मुक्त होकर के आप पढ़िए। और परीक्षा है, रोज़ परीक्षा है या एक विशेष परीक्षा है ऐसा मानकर पढ़िए। और अभिभावक अपने बच्चे का तुलना कभी भी दूसरों के बच्चों से मत कीजिए। जब आपने स्टूडेंट्स के बारे में चर्चा किया तो मैं अपने को एक सौभाग्यशाली पिता मानता हूँ। मेरी बच्ची चाहे क्लास में नीचे से भी टॉप करे, जिस दिन वह कम मार्क्स लाती थी, मेरी बच्ची भी इसे ज़रूर सुनेगी और उसे भी 12th का एग्ज़ाम देना है, जब नीचे से भी टॉप करती थी उस समय मैं स्कूल से निकालने के बाद उससे
दुकान का जो सबसे महंगा आइसक्रीम होता था वही खिलाता था। उस दुकान में मैं पूछ लेता था कि सबसे महंगा आइसक्रीम कौन है। अगर उनके पास 400 का आइसक्रीम है, 400 का आइसक्रीम बेटी को देता था। न बस में न गाड़ी में कभी डांटता इस बात को लेकर के नहीं था तुमने कम मार्क्स लाया। और उसके बाद मैं देखा सब चीज़ अच्छा रखा है, कोई दिक्कत तो ऐसा नहीं हुआ। उसके क्लास के जो टॉपर बच्चे थे मैंने देखा कि 10th आते आते वे इससे कम मार्क्स लाए। तो बच्चों पर विश्वास रखिए और पैनी नज़र भी रखिए, विश्वास भी रखिए और नज़र भी रखिए। उसका आत्मविश्वास कभी न डिगे, इसका गारंटी तो हर एक पेरेंट्स को लेना ही होगा। इतना ही मैं बोर्ड के एग्ज़ाम के बारे में आपके प्रश्नों के संदर्भ में बोलूँगा। आपकी बातों से स्पष्ट हो गया कि जैसे प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जी, वैसे बच्चों को लगातार प्रैक्टिस करना होगा। कहा भी जाता है शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखा। शास्त्र जो है पढ़ाई की जो चीज़ें हैं वो पुनि पुनि बार बार देखने की चीज़ है, तभी याददाश्त में वो बनी रहती है और वो मेमोराइज होता है। एक और कहावत सब लोग जानते ही हैं, रसरी आवत जात है सिल पर पड़े निशान। वो विशेषकर विद्यार्थियों के लिए ही सटीक बैठता है। इन सब के बीच अभिभावकों पर तो मैं आता, लेकिन अब अभिभावक से संबंध मैं प्रश्न नहीं करूँगा, क्योंकि अभिभावकों को दबाव नहीं देना चाहिए या नंबर के दौड़ में नहीं पड़ना चाहिए। आपने कह दिया। अंतिम प्रश्न मेरा होगा आज के इस वार्तालाप का, बच्चों के लिए हो गया, अभिभावकों की तरफ भी आपने इशारा कर दिया। जी जी। एक शिक्षक को कैसा रोल अदा करना चाहिए? एक शिक्षक में जो लगातार अवमूल्यन आ रहा है अपने बच्चों के प्रति, अपने छात्र छात्राओं के प्रति जो अवमूल्यन आ रहा है और जो रिजल्ट आना चाहिए वो अब विद्यालय से उठकर बंद कमरे में यानी कि कोचिंग और ट्यूशन तक पहुंच गया है। तो उस रूप में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, एक शिक्षक को कैसा होना चाहिए कि बच्चों के अंदर वो जो आत्मविश्वास, आपने कहा आत्मविश्वास के जड़ों को जमा सके और उनके न केवल चरित्र बल्कि व्यक्तित्व के साथ, संपूर्ण व्यक्तित्व के साथ उनकी सफलता के पायदान के सर्जक के भूमिका में आगे अपने आप को स्थापित करें एक गुरु के तौर पर। जी जी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया है और समयोचित प्रश्न भी आपने किया है। यह समय के नब्ज को बिल्कुल टटोलता हुआ प्रश्न है। अगर हम अपने इतिहास में जाएं तो गुरु जैसा शब्द आपने प्रयोग किया, गुरुकुल की भी व्यवस्था थी। उससे पहले शास्त्रीय शिक्षा की भी व्यवस्था रही। विद्यार्जन आज की तारीख का विद्यार्जन नहीं था, है ना। विमुक्ति का माध्यम पहले विद्या था, लेकिन आज विद्या पॉकेट कितना हमारा मजबूत हो, एटीएम का साइज कितना बड़ा हो, इससे भी जुड़ा हुआ प्रश्न हो गया है। और अगर यह प्रश्न विद्यार्थियों पर लागू है तो यह प्रश्न शिक्षक पर भी लागू है। बेशक अब शिक्षक जो आधा पेट खा करके भी पढ़ा दिया करते थे बच्चों को, अपने तकलीफ में रह कर के भी दूसरों के बारे में सोचा करते थे। अगर समाज बदला है तो शिक्षक भी इस समाज के अंग हैं, उनमें भी बदलाव बेशक आया है। मैं एक शिक्षक रहा हूँ और जिन प्रोफेशंस के बारे में आपने बात किया कि आप बैंक में रहे हैं, आज यहाँ हैं, शिक्षक थे, तो इस प्रोफेशन में सबसे महत्वपूर्ण प्रोफेशन जो हमको टच करता है, स्पर्श करता है हमारे हृदय को, वह शिक्षक ही हैं। आज भी मैं अपने को शिक्षक ही मानता हूँ। तो शिक्षक को करना क्या चाहिए, आपका प्रश्न यह था। मैं शिक्षक को केवल इतना भर कि वह पढ़ा दे, क्लासरूम में कुछ सिखा दे, इतिहास के विषय को पढ़ा दे, फिजिक्स को बता दे, मैथ के थियोरम को सिखा दे, इतना भर शिक्षक मैं नहीं मानता। अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कहूँगा, मेरे नज़र में शिक्षक वही है जो बच्चों में कुतूहल पैदा कर दे, क्यूरियोसिटी पैदा कर दे, कुछ सीखने का ललक पैदा कर दे, इच्छा पैदा कर दे। और यह संभव है। यह बहुत कोई आकाश के
कोई दुष्कर्म तरफ से, घटना हाँ, नहीं है। आकाश से टूटा हुआ कोई पिंड के भांति या नहीं है जिसको समझ पाना बहुत मुश्किल है। शिक्षक का कर्म यह है कि किसी भी किताब में, किसी भी विषय में जो निर्जीव चीज़ें रखी हुई हैं उसको अपने जीवन के उदाहरणों के माध्यम से, कोटेशंस के माध्यम से, एग्जाम्पल्स के माध्यम के, उदाहरणों के माध्यम से, दिन दुनिया में जो घटित घटना है उसके माध्यम से बच्चों के लिए उसे सजीव बना दे। जैसे जब हम राम और सिया का मिलन का कोई दृश्य बच्चों को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, बताते हैं, तो अनायास आपकी आंखों में आ जाता है, आंसू आ जाते हैं ना। जब राम और सिया पहली दफ़ा पुष्प वाटिका में मिले और उस प्रसंग का जब हम जिक्र ही करते हैं तो हमारा तो यह भी मन में हो जाता है कि कैसे वहाँ मिले थे या कैसे बिछुड़ गए। यह कुतूहल हुआ। जब तक बच्चों में कुतूहल कोई शिक्षक पैदा नहीं करता है, न बच्चा विज्ञान पढ़ सकता है, न बच्चा साहित्य पढ़ सकता है, न बच्चा कला संस्कृति के क्षेत्र में बढ़ सकता है, और सबसे ऊपर वह बच्चा एक अच्छा आदमी ही नहीं बन सकता। क्योंकि कल्पना शक्ति जब तक विकसित नहीं होगी किसी भी व्यक्ति में, वह एक अच्छा संवेदनशील व्यक्ति नहीं हो सकता। वैज्ञानिक होने के लिए ज़रूरी है कि आपके अंदर एक सेंस ऑफ इमेजिनेशन हो। चित्रकार होने के लिए ज़रूरी है कि आपके अंदर एक सेंस ऑफ इमेजिनेशन हो। क्रिकेटर होने के लिए ज़रूरी है कि कोई जो बॉलर गुगली फेंकेगा या कौन सा बॉल फेंकेगा वो इमेजिनेशन आपके माइंड में आना चाहिए। ठीक उसी प्रकार एक शिक्षक का काम है कि कोई मैथमेटिकल सॉल्यूशन हो रहा है तो इस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप आएगा, यह कल्पना पहले से विद्यार्थी के मन में हो। यानी आप एक रूम में बैठ करके 10-5 बच्चों को पढ़ा करके, मैं ये नहीं कहता कि यह गलत काम है या केवल और केवल पैसे के लिए किया गया काम है, लेकिन जो समूह में शिक्षा दी जाएगी और एक एकल शिक्षा दी जाएगी, दोनों में बहुत फर्क है। समूह अपने आप में एक शिक्षक है। पीयर ग्रुप टीचिंग हम कहते हैं ना, समूह में होना अपने आप में एक शिक्षक का भूमिका है। हमारा बर्ताव कैसा हो रहा है, हमारा बिहेवियर कैसा हो रहा है, हमारा जेस्चर कैसा हो रहा है, हमारा थॉट प्रोसेस की तरफ जा रहा है, यह समूह शिक्षा से ही आता है। इसलिए शिक्षकों में भी गिरावट आई हो, बेशक अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, या दिन दुनिया में जो चर्चाएं होती है लोक समाज में, उसके माध्यम से बहुत सारी बातें आती हैं। लेकिन ठीक है, जब समाज में गिरावट आएगी तो शिक्षक भी समाज के अंग है, उनमें भी गिरावटें आएंगी। लेकिन इसके साथ साथ चूँकि मैं भी शिक्षक रहा हूँ, शिक्षक पेशा को मैं बड़ा सम्मान की दृष्टि से देखता हूँ, एक ही बात कहूँगा और शिक्षकों के लिए कहूँगा, भाई मेरे बहन, काले कपड़े पर अगर 10 बूंद काला कोई चीज़ पड़ जाए नहीं दिखेगा, उजला कपड़ा पर अगर 1 बूंद काली स्याही पड़ जाए वह भी दिखेगा, बहुत दूर से दिखेगा। आप शिक्षक पेशा में हैं, शिक्षक कर्म में हैं, एक बड़े मिशन को लेकर के चल रहे हैं। इसलिए हमारा कोई भी कर्म ऐसा ना हो जो दागदार हो, इसके तरफ हमें हमेशा सजग रहना है, अलर्ट रहना है, विजिलेंट रहना है, और तब जा कर के हम एक समाज को बहुत कुछ दे सकते हैं। और हम शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक सब मिल करके एक स्वस्थ समाज की ओर बढ़ें, बस यही मेरी कामना है, प्रार्थना है। और यह किया जा सकता है, करना चाहिए। बच्चों को भी बहुत तनाव में रहने की ज़रूरत नहीं है, और अभिभावकों को भी बहुत ज़्यादा अपने बच्चों पर उनकी कोमल पंखों को आप इतना निष्ठुर मत बना दीजिए कि वे उड़ान के लिए तैयार न हों। शिक्षकों से भी मेरा आग्रह होगा कि आप दुनिया के सर्जक हैं, आप सर्जक की भूमिका में रहिए, आपका जय जयकार होता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका। और हमारे चैनल के माध्यम से, आज के वार्तालाप के माध्यम से छात्र छात्राएं, अभिभावक और शिक्षक सबके लिए कुछ न कुछ है। आप सब लोग सुने, और आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए सभी छात्र छात्राओं को अनंत शुभकामनाएं, कोटि कोटि शुभकामनाएं। आप सब अच्छा मेहनत करें, अच्छा अंक लाएं और अपने उज्जवल भविष्य की तरफ एक कदम और आगे बढ़ाएं। जय श्री मन्नारायण। जय श्री मन्नारायण।